लड़कों ने उसे चेतावनी दी कि लड़की को जाने दो, लेकिन रेम ने साफ कह दिया कि उसे कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। तभी जे ने रेम को सिर से मारा और वहां से भाग निकली, ऊंचाई से छलांग लगाते हुए। सारे लड़के उसके पीछे भागे। ये तब हुआ जब वो के गैंग से लड़ रही थी, क्योंकि वो उन्हें चुनौती दे रही थी। हालांकि जे ने जवाबी हमला किया और उन पर टूट पड़ी। उसकी यह हरकत उन्हें चौंका देती है। उसी वक्त उसे पिछली घटनाएं याद आती हैं और वह सोचती है कि शायद उसके साथ कुछ हुआ था, क्योंकि उसे बेहोश होने का भी याद नहीं। तीनों लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो पागल हो, क्योंकि वो लोग उसे पकड़ भी नहीं पाए थे और वो गंभीर रूप से घायल भी हो सकती थी। कैफ फिर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और समय बीतते ही वह तुरंत जाकर देखता है कि जे ठीक है या नहीं। वे नहीं चाहते कि वह दोबारा ऐसा खतरनाक कदम उठाए, क्योंकि वे सच में उसके लिए डरे हुए थे। इस बीच साई जैसे किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। उसे लगा कि जे उड़ रही थी। जे उससे माफी मांगती है और फिर वे सब दूसरे गैंग की जगह से भागने की कोशिश करते हैं। सब लोग जे को कमजोर समझते हैं, इसलिए उसे ही निशाना बनाते हैं, खासकर क्योंकि वे पहले भी उससे लड़ चुके हैं। वो उन्हें इस स्थिति में घसीटने का दोष देती है और तय करती है कि उसे अकेले में बात करेगी। कोई इससे खुश होता है और बाकी सब उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। कैफिर नहीं चाहता कि वो अकेली रहे, लेकिन फिर भी वह दूर से उन पर नजर रखता है। केओ उसके पास बैठता है और कहता है कि डेविड की बातों पर ध्यान न दे। जे साफ कह देती है कि फिलहाल उसे किसी भी रिश्ते में दिलचस्पी नहीं है और ये बात केओ से जुड़ी नहीं है, बस वो इस समय किसी रिश्ते में नहीं रहना चाहती। केओ उसकी बात मान लेता है, लेकिन उसे दुख होता है, इसलिए वह उदास होकर वहां से चला जाता है। उधर डेविड जिद करता है कि वह जे को घर तक छोड़कर आएगा ताकि वह सुरक्षित रहे। कैफिर अब भी नाराज है, लेकिन फिर भी उसके पीछे पीछे चलता है। जे समझ जाती है कि वह कुछ कहना चाहता है तो वह उससे माफी मांगती है। हालांकि कैफिर सिर्फ उसकी भलाई की परवाह करता है और नहीं चाहता कि उसे कोई चोट पहुंचे। जे हर चीज को समझना चाहती है, खासकर ये कि केओ जानलेवा लड़ाई में क्यों शामिल था। पता चलता है कि केओ पहले उस गैंग का लीडर था, लेकिन किसी ने उसे चुनौती दी और हरा दिया। तब से वह सतर्क हो गया है और अब वह पाइप लेकर लड़ता है ताकि अपनी ताकत साबित कर सके। लोग न तो केओ पर भरोसा करते हैं, न ही उसके साथियों पर। जे खुश है कि लोग उसकी चिंता करते हैं और उसे बचाना चाहते हैं, खासकर अगर केओ दोबारा सामने आए। वह सोचती है कि क्या वह कभी किसी रिश्ते के लिए तैयार हो पाएगी अगर कोई उसके साथ रहना चाहे। उसे शक है कि कैफिर उससे प्यार करता है, लेकिन वह खुद से इस बात को इनकार करती है और शांति पाने के लिए वहां से चली जाती है। बाद में जब वह देर रात घर लौटती है तो सब लोग उसके लिए चिंतित होते हैं। वह बताती है कि उसका सिर लग गया था। एंजेलो बताता है कि वह पहले ही काम के सिलसिले में बाहर निकल गया था। वह यह भी बताता है कि उसे अब रात आयरिस के साथ एक ही कमरे में गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरा कमरा नहीं है, इसलिए उन्हें अब अच्छे से रहना होगा। तभी फोन की घंटी बजती है और आयरिस सब कुछ समझाता है कि उनके बीच क्या हुआ था और उसे अब इस मामले को कैसे संभालना चाहिए। जब जे एक प्रेगनेंसी टेस्ट देखती है तो उसे लगता है कि ये उसका है और शायद कैफिर उसका पिता है। उसे याद आता है जब उसने पहली बार इसे देखा था, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि ये टेस्ट डेंजल की गर्लफ्रेंड का है, जो सच में प्रेग्नेंट है। एंजेलो आयरिस से इस बारे में सवाल करता है, जिससे वह चौंक जाता है। सबको लगता है कि जे प्रेग्नेंट है और बच्चे का बाप कैफिर है। इससे तनाव पैदा होता है, खासकर आयरिस और जे के बीच, क्योंकि जे बार बार उसे मुश्किल में डाल देती है। एंजेलो नहीं चाहता कि ये बात उनके परिवार की इज्जत पर असर डाले, इसलिए वे सब कुछ साफ करने की कोशिश करते हैं। कैफिर को बुलाया जाता है और सब लोग इकट्ठा होते हैं ये जानने के लिए कि क्या जे सच में प्रेग्नेंट है। जे को लगता है कि कोई भी उसके पक्ष में नहीं है। बाद में वह कैफिर के पापा से बात करती है, जो खुद भी नाराज है। तभी डॉक्टर आता है और कहता है कि जे प्रेग्नेंट नहीं है। टेस्ट का नतीजा नेगेटिव आता है। सब लोग राहत महसूस करते हैं, लेकिन इस गलतफहमी की वजह से शर्मिंदा भी होते हैं। कैफिर इस स्थिति पर हंसना बंद नहीं करता। जे वहां से चली जाती है और कैफिर उसके पीछे आता है। यूरी कैफिर की ओर से माफी मांगता है, लेकिन जे माफ नहीं करती। वह थक चुकी है इन सब परेशानियों से जो वो उसके लिए लाता है। कैफिर सब कुछ सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है जे उसे मुक्का मार देती है, क्योंकि वह अब भी उस पर गुस्से में है। अगले दिन सबको पता चलता है कि जे ने कैफिर को मारा और उसके चेहरे पर निशान भी है। उधर जे एलेक्स को एम के लिए अच्छा बनने की सलाह देती है। बाकी लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। जब कैफिर आखिर में जे से बात करता है तो वह कहता है कि ये सब सिर्फ मजाक था। जे को एहसास होता है कि सारी परेशानियों की जड़ वही है और दोनों में फिर झगड़ा हो जाता है। कई झगड़ों के बाद भी जे आखिर में कैफिर के पास बैठ जाती है और सोचती है कि क्या वो कभी सही मायनों में माफी मांगेगा। अब भी वे एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं और बन नहीं पाते। फिर सब लोग इकट्ठा होते हैं और मिलकर सब कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ्रेया का ग्रुप बोलता है, जो बहुत अच्छे से संगठित है। हर सेक्शन अपनी ताकत गिनाने लगता है, लेकिन सच में उनके पास कुछ भी खास नहीं होता। वे अपने अगले कदम की योजना बनाने लगते हैं और आइडिया देते हैं, जिसे देखकर जे हैरान हो जाती है। जब उनके अपने सेक्शन की बारी आती है तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कुछ भी तैयारी नहीं की। तो वे कामों को बांटने का फैसला करते हैं और सोचते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। अंत में तय होता है कि वे मास्क इकट्ठा करेंगे और इलाके की सुरक्षा करेंगे। तभी उनकी टीचर घोषणा करती हैं कि प्रतियोगिता में बदलाव हुआ है। लड़कियां लड़कों जैसे और लड़के लड़कियों जैसे कपड़े पहनेंगे और हर सेक्शन में सबसे आकर्षक व्यक्ति को चुना जाएगा। इसी वजह से फ्रेया सेक्शन ई को अपने साथ प्रतियोगिता में शामिल कर लेती है। हालांकि वह जानबूझकर
उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती है। समय बीतता है और खाने को लेकर ईमॉन के साथ उनका झगड़ा हो जाता है। जे सब कुछ संभालने आगे आती है, जबकि कैफिर हमेशा की तरह उसके पास बैठा रहता है, जैसे उसे फिर से करीब आने की कोशिश हो। इस बीच जे डेंजल को अकेले बैठे हुए देखती है, जो उदास लग रहा है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। वह उसके पास जाती है और नोटिस करती है कि वह पहले की तरह ठीक से खाना भी नहीं खा रहा। वह उसे खाने के लिए कहती है, मानकर कि वह ज्यादा सोच रहा है, लेकिन डेंजल मजाक करता है कि वही प्रेग्नेंट है। जे थोड़ी भोली होती है, इसलिए एक पल को मान भी लेती है, लेकिन फिर समझ जाती है कि वह मजाक कर रहा है, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है। वह उसका खाना उठाकर चली जाती है और डेंजल चुपचाप खाना शुरू कर देता है। उसी समय सेकंड सेक्शन की एक और लड़की जो डेंजल को डेट कर रही है, उससे मिन्नतें करती है कि वह उनके बच्चे को अपनाए, लेकिन डेंजल उसे लगातार नकारता रहता है। तभी जे वहां पहुंचती है और उस पर चिल्लाने लगती है, जिससे डेंजल को बीच में आकर उसे रोकना पड़ता है। जे को लगता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को उससे ज्यादा अहमियत देता है और उसी के कारण बच्चे को नकार रहा है। वह उसे मजबूर करती है कि वह लड़की से ठीक से बात करे और उसे उसकी जिम्मेदारी याद दिलाती है। बाद में जे डेंजल को समझाने की कोशिश करती है कि वह बच्चे को स्वीकार करे, लेकिन लड़की रोती रहती है। जे उसे सांत्वना देने लगती है और समझ जाती है कि वह लड़की एक अनाथ है और उसका कोई परिवार नहीं है। डेंजल इसलिए उसके साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि वह जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। जे उसे जितना हो सके उतना समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पूरा मामला बहुत भारी हो जाता है। क्लास में बाद में भी डेंजल लड़की को नजरअंदाज करता है और जे सोचती है कि उससे कैसे बात की जाए। वह सोचती है कि क्या एंजेलो से मदद मांगी जाए, लेकिन उसे उसमें शामिल करना मुश्किल होगा। फिर वह यूरी के बारे में सोचती है, लेकिन तय नहीं कर पाती कि वह मदद करेगा या नहीं। फिर उसे डेविड का ख्याल आता है, शायद वही डेंजल से बात कर पाए। जे तुरंत डेविड को ढूंढती है और दोनों साथ में खाना खाने का प्लान बनाते हैं। डेविड मजाक में कहता है कि चलो डेट पर चलते हैं, और तभी साई यह सुन लेता है और सबको बता देता है। पहले तो कोई इस पर यकीन नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे सब मान लेते हैं कि यह सच है। खासकर कैफिर को इस बात से काफी तकलीफ होती है। थोड़ा समय बीतता है और जे, डेविड और साई तीनों एक साथ एम्यूजमेंट पार्क जाते हैं। वे खूब मस्ती करते हैं, झूलों पर चिल्लाते हैं और एंजॉय करते हैं, लेकिन साई को मोशन सिकनेस हो जाती है और जे से उसकी बहस हो जाती है। फिर वे पार्क में एक दूसरे के पीछे भागने लगते हैं। साई दोबारा झूले पर जाना चाहता है, लेकिन सब मिलकर खाना खाने का फैसला करते हैं। डेविड और जे एक साथ बैठते हैं, जो जे को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वह असल में उससे गंभीर बात करना चाहती थी, खासकर ये पता लगाने के लिए कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। जे नहीं चाहती कि कोई और इस बारे में जाने, लेकिन उसे शक है कि डेंजल ने कुछ ऐसा सुना था जिससे वह क्रिस को नकार रहा है। जे समझ जाती है कि डेंजल ये कदम लेने से डर रहा है, जबकि क्लास के बाकी सभी लोग छिपकर पूरी स्थिति देख रहे हैं। डेविड जे को बताता है कि सभी क्लासमेट्स उन्हें छिपकर देख रहे हैं। वह जे से कहता है कि अपनी आंखें बंद करे, और जैसे ही वह करती है, सारे छिपे हुए छात्र सामने आ जाते हैं। डेविड मौके का फायदा उठाकर जे को छूता है, और जैसे ही वह उसे किस करने ही वाला होता है, सब लोग दौड़कर उसे रोक लेते हैं क्योंकि उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है। इससे बहुत ड्रामा होता है। साई और बाकी सब भी आकर डेविड को डांटते हैं। फ्रेया तो बहुत गुस्से में होती है और मानती है कि डेविड को ऐसा करने का कोई हक नहीं था। उसके रिएक्शन से सबको लगता है कि वह इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, खासकर जब कैफिर पहले से ही जे के करीब होता जा रहा था। बाद में वे सब एक हॉन्टेड हाउस में जाने का फैसला करते हैं। जे बहुत डरती है और अंदर जाने से मना करती है, लेकिन सब उसे यादगार तस्वीरें खिंचवाने के लिए मनाते हैं। अंदर जाकर जे और भी ज्यादा डर जाती है क्योंकि वह साई के साथ फंस जाती है। सब डरे हुए हैं क्योंकि वे हॉन्टेड हाउस के आदी नहीं हैं। एक एक करके सभी डरावने पलों से गुजरते हैं। जे बहादुरी दिखाने की कोशिश करते हुए साई का हाथ पकड़ती है, जो खुद ही बमुश्किल खुद को संभाल पा रहा है। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और एक जगह पहुंचते हैं जहां सब अचानक डर जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी एक दोस्त गायब हो गई है। वह अकेले भाग गई और अब हॉन्टेड हाउस में कहीं खो गई है। जे को एक पिशाच दिखता है और वह जोर जोर से रोने लगती है। यह नजारा उसे पुरानी यादें दिला देता है और वह और ज्यादा भावुक हो जाती है। कैफिर तुरंत उसे संभालने आता है क्योंकि जे को पैनिक अटैक हो जाता है। वह शुरू से ही अंदर नहीं आना चाहती थी और अब बहुत डर गई है। कैफिर उसके पास रहता है और उसे जितना हो सके शांत करने की कोशिश करता है और अंत में उसे भरोसा देता है कि वह उसके साथ है। दोनों मिलकर हॉन्टेड हाउस से बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी जे फिर से अकेले भाग जाती है और वह और कैफिर एक दूसरे को पुकारते हैं। जे खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वह जगह अब भी डरावनी लगती है। तभी कैफिर उसे ढूंढ लेता है और तुरंत उसे गले लगा लेता है। जे भी उसे गले लगाती है और उस पल में साफ हो जाता है कि कैफिर उससे सच्चा प्यार करता है। लेकिन जैसे ही बाकी दोस्त आ जाते हैं, वे दोनों तुरंत अलग हो जाते हैं। जब वे सब साथ वापस आते हैं तो सभी उन्हें छेड़ने लगते हैं कि जरूर उनके बीच कुछ हुआ है, लेकिन जे फिर से झूलों पर जाने के लिए उतावली होती है। पहले तो कैफिर मना करता है, लेकिन जब वह उसकी खुशी देखता है तो मान जाता है। वह फैसला करता है कि वह उस पल को ग्रुप के साथ एंजॉय करेगा, लेकिन यूरी यह सब देखते हुए चिढ़ जाता है क्योंकि वह जे से प्यार करता है। जब वे झूले की लाइन में इंतजार कर रहे होते हैं, जे नोटिस करती है कि यूरी को पास के कुछ लोग जानते हैं और वे उससे बहुत प्रभावित हैं। यूरी चुपचाप वहां से चला जाता है। इसी बीच नया ग्रुप बाकी लोगों को मनाकर आगे लाइन में घुस जाता है, जिससे जे बहुत प्रभावित होती है। उसे लगता है कि वे थोड़े पागल हैं, लेकिन मना लेने में माहिर भी हैं। कैफिर केवल एक
प्यारी सी मुस्कान से अपनी बात मनवा लेता है, जिससे साबित होता है कि वह परिस्थितियों को आसानी से अपने फेवर में मोड़ सकता है। आखिरकार वे लोग झूले पर चढ़ते हैं और कैफिर जिद करता है कि वह जे के बगल में बैठेगा। इससे बाकी लोग नाराज हो जाते हैं क्योंकि अब उनके पास बैठने की जगह नहीं बचती। चारों एक साथ सवारी करते हैं और जे को शक होता है कि शायद यूरी किसी लड़की को प्रपोज करने आया है, लेकिन यूरी इसे मजाक में टाल देता है। वे लोग साथ में फोटो खींचते हैं, लेकिन यूरी धीरे धीरे चिड़चिड़ा होता जाता है क्योंकि कैफिर जे के बहुत पास बैठा है। अचानक फेरिस व्हील ऊंचाई पर रुक जाता है क्योंकि उसमें खराबी आ जाती है। जे घबरा जाती है और तुरंत कैफिर से चिपक जाती है, उससे कुछ करने की गुहार लगाती है। वे कुछ देर तक वहीं फंसे रहते हैं जब तक कि तकनीकी समस्या ठीक नहीं हो जाती। इसी बीच आयरिस जे को कॉल करता है क्योंकि वह बहुत देर कर रही होती है और वह एंजेलो से कहता है कि जाकर उसकी खबर ले, लेकिन इससे पहले कि जे जवाब दे सके कैफिर उसका फोन छीन लेता है, जिससे आयरिस और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। वह पहले से ही कैफिर को पसंद नहीं करता था और अब हालात और बिगड़ जाते हैं। आखिर में वह खुद जे को लेने आता है, जबकि यूरी अब भी नाराज रहता है। उधर बाकी छात्र शहर में खेलों और मस्ती में लगे होते हैं और समय बहुत अच्छा बीतता है। जे और उसका ग्रुप अब भी साथ में घूम रहा होता है जब अचानक आतिशबाजी शुरू होती है। जे पूरी तरह मंत्र मुग्ध हो जाती है, उसकी आंखों में खुशी की चमक होती है। उस पल वह किसी बच्चे जैसी लगती है और कैफिर उसकी नजरों से हट नहीं पाता। वह बार बार हिलती है ताकि आतिशबाजी अच्छे से देख सके और फोटो लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका फोन अब भी कैफिर के पास है। इस बात पर दोनों में बहस हो जाती है और इसी बहस के दौरान वह अचानक उसके सीने से जा लगती है। कुछ देर बाद आयरिस आता है और साफ साफ चिढ़ा हुआ दिखता है कि जे कैफिर के इतने करीब क्यों हो रही है। उनके दोस्त उसे चेतावनी देते हैं कि वह सेक्शन ई के किसी भी लड़के से न जुड़े, खासकर कैफिर से। यह सब सुनकर जे अपने और कैफिर के बीच बीते हर पल को याद करती है, कैसे उसने हमेशा उसकी मदद की और साथ दिया, लेकिन फिर भी वह अपने जज्बात को नकारती है और वहां से चली जाती है। बाद में वह अनजाने में डेंजल के घर पहुंच जाती है और वहां का माहौल देखकर हैरान हो जाती है। डेंजल के पापा उसे देखते ही डेंजल को बुला लेते हैं। कैफिर भी वहां आता है और जे को देखकर चौंक जाता है, लेकिन समझ जाता है कि वह कुछ बात करना चाहती है। वातावरण अचानक गंभीर हो जाता है जब डेंजल अपने कठिन और गरीब जीवन के बारे में सच बता देता है। वह बताता है कि वे लोग घर से ही काम करते हैं और यह उसका बहाना रहा है अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेस से दूरी बनाए रखने का। हालांकि वह और ग्रेस एक दूसरे से प्यार करते हैं, वह कभी भी पूरी तरह इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाया। उसे हमेशा अपराध बोध रहता है क्योंकि ग्रेस उसे महंगे तोहफे देती है। वह शुरू से इस रिश्ते को गुप्त रखना चाहता था, लेकिन गर्भवती होने के बाद वो फंस गया और अब न तो जिम्मेदारी ले पा रहा है और न ही उसे खोना चाहता है। वह कबूल करता है कि वह ग्रेस से बहुत प्यार करता है, लेकिन परिणामों से डरता है। तभी ग्रेस वहां पहुंचती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। जे उसे रोता हुआ देखती है और उसके दर्द को समझ जाती है। ग्रेस को यह महसूस हो चुका होता है कि जिस इंसान से वह प्यार करती है उसी ने उसे सबसे ज्यादा चोट दी है। भावनाओं में डूबी ग्रेस वहां से भागती है और जाकर कैफिर से टकरा जाती है। कैफिर उसके पीछे भागता है और जे भी उनका पीछा करती है। जब वह कैफिर को देखती है तो कुछ देर तक उसे घूरती रहती है। उसके मन में कई सवाल उठते हैं, लेकिन वह खुद को संभालते हुए आगे बढ़ जाती है। डेंजल की गर्लफ्रेंड एक इमारत की छत पर खड़ी होती है, छलांग लगाने के लिए तैयार। सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, खासकर जे, जो उससे मिन्नतें करती है कि वह ऐसा न करे। कैफिर उसकी झिझक देखता है और सभी से कहता है कि उसे खुद तय करने दो, जिससे जे चौंक जाती है। आखिर में कैफिर सही साबित होता है। डेंजल की गर्लफ्रेंड रुक जाती है और सीधे डेंजल की बाहों में गिर जाती है, जहां डेंजल उसे दिलासा देता है और वादा करता है कि वह अब कभी उसे नहीं छोड़ेगा। यह पल इतना भावुक होता है कि देखने वाले भी अपनी तन्हाई महसूस करने लगते हैं। अगले दिन स्कूल में यूरी नोटिस करता है कि जे परेशान है। दूसरी ओर फेलिक्स इस बात से नाराज है कि उसका भाई जे की वजह से बड़ी मुसीबत में पड़ गया और अब कोई उसकी परवाह नहीं कर रहा। बाद में जे उसे बास्केटबॉल खेलते देखती है उसके सीक्रेट स्पॉट पर और उसे चीयर करती है, लेकिन फेलिक्स गुस्से में भड़क उठता है क्योंकि वह चाहता है कि कोई उसकी जिंदगी में दखल न दे। बाद में वह माफी मांगता है और मानता है कि वह बस परेशान है। जे उसे स्कूल फेस्टिवल की बास्केटबॉल प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि उसका जे से झगड़ा है। जे और फेलिक्स के बीच बढ़ते तनाव को देखकर ग्रुप चिंतित हो जाता है, खासकर यूरी, जो जे और फेलिक्स की नजदीकी से जलने लगता है। बाद में जे एक मैकेनिक की दुकान पर साई और उसके दोस्त से मिलती है, जहां वे मजाक करते हैं कि जे और साई को फेस्टिवल की कॉस्ट्यूम प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। लेकिन उनकी मस्ती तब रुक जाती है जब एक गैंग अचानक जे का अपहरण कर लेती है और खुलासा होता है कि रेम इसके पीछे है। रेम एक वीडियो भेजता है जिसमें वह पूरे ग्रुप को चिढ़ाता है और कहता है कि केवल 4 लोग ही उसे बचाने आ सकते हैं। यूरी गुस्से में आकर एक कुर्सी तोड़ देता है, जबकि कैफिर उसे शांत रहने को कहता है और ताकत बचाने को कहता है। अब कैफिर, साई, डेविड और यूरी मिलकर उस ठिकाने की ओर रवाना होते हैं। रास्ते में यूरी कैफिर से पूछता है कि क्या वह जे से प्यार करता है। कैफिर इनकार करता है कि उसे जे से कोई लगाव है, लेकिन साफ नजर आता है कि वह झूठ बोल रहा है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रेम ने जे को बंधक बना रखा है। एक जोरदार झगड़ा शुरू हो जाता है और दोनों तरफ से और लड़के शामिल हो जाते हैं। कैफिर लड़ते झगड़ते हुए जे तक पहुंचता है, लेकिन तभी उस पर हमला हो जाता है। रेम उसका मजाक
मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह बहुत कमजोर है, जिससे जे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कैफिर जे को दिलासा देता है, लेकिन रेम उन्हें लगातार ताने देता रहता है। ये देखकर जे को गुस्सा आ जाता है। वह खुद को आजाद कर लेती है और रेम के सिर पर जोरदार वार करती है। रेम जवाबी हमला करता है और उसे थप्पड़ मारता है। इसी पल जे के अंदर कुछ टूट जाता है। वह रेम को पूरी ताकत से पछाड़ देती है और उसे बेरहमी से पीटती है। जब रेम बेहोश होकर गिर जाता है तो कैफिर तुरंत जे को अपनी बाहों में भर लेता है, उसे चुप कराता है, उसके आंसू पोंछता है और उसके माथे पर एक प्यारी सी किस करता है। फिर हंसते हुए कहता है, मैं बहुत जल्दी चलता हूँ। बाकी लोग वहाँ पहुँचते हैं और यूरी का चेहरा काला पड़ जाता है जब वह दोनों को साथ देखता है। वे जल्दी से जे को अस्पताल ले जाते हैं और कैफिर वहीं उसके पास बैठा रहता है, उसके होश में आने का इंतजार करता है। उधर जे के ताकतवर अंकल अस्पताल आते हैं और कैफिर को एक प्राइवेट बातचीत के लिए अलग ले जाते हैं। वहीं आयरिस जे के पास बैठा रहता है, उम्मीद करता है कि वह जल्दी होश में आए। जैसे ही वह उसके माथे को छूता है, जे हिलती है और आंखें खोल देती है। लेकिन जैसे ही जे होश में आती है, उसका पहला सवाल होता है, कैफिर कहाँ है? कैफिर अंदर आता है, लेकिन उसी पल जे का भाई उसे एक और बातचीत के लिए बाहर ले जाता है। अंदर सारे लड़के जे के पास इकट्ठा हो जाते हैं, राहत की सांस लेते हैं। साई हमेशा की तरह नाटकीय अंदाज में रोता है और उससे चिपक जाता है। जे उसकी तरफ आंखें घुमाती है और कहती है, बस करो अब। इस बीच जे के अंकल आयरिस पर गुस्सा करता है, कहता है कि जब वह किडनैप हुई थी तब वह चुपचाप खड़ा था। वह यह भी कहता है कि असली हीरो तो कैफिर है, जो उसका कोई खून का रिश्ता भी नहीं है। जाने से पहले जे के अंकल आयरिस को चेतावनी देते हैं, उसका ध्यान रखना। फिर आयरिस हैरान रह जाता है जब वह जे की माँ, जो उसकी मौसी भी होती है, को वहाँ देखता है। वह उसे गले लगाती है, लेकिन कैफिर उसे झटक देता है और पूछता है, इतने सालों बाद अब क्यों आई हो? वह बताती है कि वह अपनी बेटी की खैरियत जानने आई है और अपनी अगली शादी की घोषणा करने भी। आयरिस व्यंग्य में कहता है, एक और? कितने और मर्दों से रिश्ता जोड़ोगी? वह पूछती है कि क्या उसने जे को उनके परिवार के रहस्य के बारे में बताया है। आयरिस का चेहरा गंभीर हो जाता है, लेकिन वह कहता है, सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। यानी जो भी ये पारिवारिक रहस्य है वह बहुत बड़ा और गंभीर है। अगले दिन जे उदास मन से स्कूल पहुंचती है, लेकिन उसके शरारती दोस्तों का ग्रुप उसे चुपचाप बैठने नहीं देता। वे एक प्यारा सा डेजर्ट लाते हैं ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। वह मुस्कुराती है, लेकिन जैसे ही वह खाने की कोशिश करती है, उसे एहसास होता है कि उसके हाथ बहुत ज्यादा दुख रहे हैं। यूरी, जो हमेशा मौके का फायदा उठाता है, कहता है, मैं मसाज कर देता हूँ, और उसके हाथों को पकड़ लेता है। जरूरत से ज्यादा देर तक वह मजाक करता है, तुम्हें पता है मेरे हाथ भी दुख रहे हैं, फिर भी हाथ छोड़ता नहीं। बात फेस्टिवल की होती है। लड़के सुझाव देते हैं कि जे और साई कॉस्ट्यूम प्रतियोगिता में जोड़ी बनाएं। उसे पता चलता है कि इन लड़कों की पहले एक बैंड हुआ करता था, तो वह उन्हें सिंगिंग प्रतियोगिता में फिर से साथ आने का सुझाव देती है। तभी कैफिर अंदर आता है और जो वह देखता है उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। यूरी अब भी जे का हाथ थामे हुए है। कैफिर साफ नाराज होकर कहता है, जे मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यूरी की शक्ल उतर जाती है, उसे पता होता है कि मामला क्या है। कैफिर उसे स्कूल के एक छिपे हुए म्यूजिक रूम में ले जाता है, जो ट्रॉफियों, यादों और फोटो से भरा हुआ है। जे चकित रह जाती है, लेकिन तभी उसे अपने अंकल की एक तस्वीर दिखती है। कैफिर समझाता है कि उसका अंकल एक समय में उनके सेक्शन का लीजेंडरी लीडर हुआ करता था। फिर वह पूछता है, अब जब तुम भी हमारी टीम का हिस्सा हो, क्या तुम भी अपनी तस्वीर जोड़ना चाहोगी? वह हंसता है और जे का दिल हल्का सा उछल जाता है। वह उसे बस देखती रह जाती है, फिर संकोच के साथ थैंक यू कहती है। क्लास में वापसी पर पूरा हंगामा मचा होता है। लड़कों ने उसके लिए एक वेलकम बैक पार्टी रखी होती है, म्यूजिक, डांस और सब कुछ। यूरी गा रहा होता है, लड़के बेल्ट्स में लिपटे पागलों की तरह नाच रहे होते हैं। लगता है जैसे स्कूल डांस क्लब में बदल गया हो। और हैरानी की बात यह है कि वे अच्छे भी लग रहे होते हैं। जे जोर से हंस पड़ती है, खासकर तब जब साई गाना गाने लगता है। लेकिन असली हादसा तब होता है जब कैफिर अपनी जैकेट उतारकर गाने में शामिल होता है और वह सीधे जे की तरफ देखता रहता है। और हम सब जानते हैं इसका मतलब क्या है। जे पूरी तरह शर्मा जाती है और कहती है, तुम लोग बैकअप डांसर बन सकते हो, भविष्य उज्जवल है। इसके बाद वे लोग फेस्टिवल के टास्क बांटते हैं, कोई सिंगिंग करेगा, कोई सफाई, कोई डांस। जे चिंता जताती है, साई कैसे डांस और कॉस्ट्यूम दोनों में भाग लेगा? लड़के उसे आश्वस्त करते हैं, सब हो जाएगा। फिर वे यूरी को सिंगिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसकी आवाज सबसे अच्छी है। यूरी कहता है, मैं बाद में सोचूंगा। फिर वे जे से पूछते हैं, तुम घर किसके साथ जाओगी, यूरी या कैफिर के साथ? वह किसी को चुनने से इनकार करती है और समझदारी से कहती है, मैं अकेली चली जाऊंगी। अगले दिन जे आइसक्रीम लेने के लिए एक दुकान पर रुकती है। तभी एक आदमी उसका नाम पुकारता है। वह उसे पहचानता है, लेकिन जे उसे नहीं पहचानती। वह बताता है कि वह उसकी माँ का पहला पति था और जे का सौतेला पिता। वह उसका हाथ पकड़कर माफी मांगता है कि उसने बचपन में उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वह मानता है कि जब उसने जे की माँ को छोड़कर नया परिवार शुरू किया, तब से उसे बहुत अपराध बोध रहा। समस्या ये है कि जे को उसकी कोई याद नहीं। हैरान परेशान होकर वह उसका हाथ झटक देती है और वहां से भाग जाती है। क्योंकि यह शहर छोटा है, यूरी उसी समय अपनी महंगी स्पोर्ट्स कार में वहां से गुजर रहा होता है। वह रुकता है, उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश करता है। जे कबूल करती है कि उसकी जिंदगी के कई
कई हिस्से उसे याद नहीं है। यूरी कहता है, कभी कभी दर्दनाक यादों को भूल जाना भी एक वरदान होता है। वह उसके गले से हटती है और आंसू पोंछती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके हाथ में जो टिश्यू है वो वही है जो कैफिर ने उसे किडनैपिंग के वक्त दिया था। इतनी चीजें गुजर चुकी हैं, लेकिन वो पल अब भी उसके जहन में ताजा है। और अब वह जान चुकी है क्यों, क्योंकि वह सब कुछ कैफिर की वजह से है। जैसे ही वह यह सोच रही होती है, उसकी नजर यूरी के जलते हुए लाल बालों पर पड़ती है। मन ही मन वह खुद से पूछती है, मैं क्या कर रही हूँ? मेरी आंखों के सामने जो सच्चा प्यार है उसे मैं नजरअंदाज कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जे कैफिर के और करीब जाएगी और यूरी से दूर होती जाएगी।